नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रयोजनमूलक हिंदी में राजभाषा के बारे में पढ़ रहे थे। राजभाषा से संबंधित आयोग और अधिनियमों के बारे में अभी हमने चर्चा की। आज की कक्षा में हम राजभाषा संकल्प के बारे में पढ़ेंगे और मानक हिंदी की वर्णमाला और अंकों के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं राजभाषा संकल्प। क्या है राजभाषा संकल्प? संसद के दोनों सदनों ने दिसंबर 1967 में राजभाषा कार्यान्वयन का राजभाषा संकल्प पारित किया। ये संकल्प 18 जनवरी 1968 के राजपत्र यानी गजट में अधिसूचित किया गया। इसलिए राजभाषा संकल्प 1968 कहा जाता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 343 एवं 351 के अनुसार हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का संकल्प लिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि कार्यान्वयन की विस्तृत रिपोर्ट हर वर्ष राज्य सरकारों को भेजने के साथ साथ संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी। इसमें यह भी संकल्प लिया गया कि भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से 8वीं अनुसूची में उल्लिखित समस्त भारतीय भाषाओं के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए त्रिभाषा सूत्र लागू करने का प्रबंध करने का निश्चय किया गया, जिसे हम थर्ड लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं, वो इस समय किया गया था। भारतीय भाषाओं का मान बढ़ाने के लिए लोक सेवाओं तथा उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं को वैकल्पिक रूप में रखने की अनुमति भी लोक सेवा आयोग के विचार जानने के बाद की जाएगी। किंतु लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक सुविधा प्राप्त न हो पाने के कारण सन 1991 में संसद ने पुनः यही संकल्प दोहराया। इसे हम राजभाषा संकल्प 1991 कहते हैं। त्रिभाषा फार्मूला भी प्रारंभ में अधिक सफल न रहा, किंतु कालांतर में इसका प्रयोग प्रचलित हो गया है। तो हम ये देखते हैं कि ये संकल्प है जो 18 जनवरी 1968 को हमारे गजट के अंदर अधिसूचित किया गया और इसीलिए इसको राजभाषा संकल्प 1968 कहा जाता है। हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे मानक हिंदी की वर्णमाला और उसके अंक। भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिंदी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत आवश्यक था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एक रूपता रहे और टाइपराइटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेक रूपता बाधक न हो। क्योंकि जब मानक हिंदी वर्णमाला की बात आई, जब देवनागरी की बात आई, तो उसको वैज्ञानिक अवैज्ञानिक ठहराने जैसी बहुत सारी बातें हुई। कुछ ऐसे वर्ण थे जिन वर्णों को टाइपिंग में लाने में थोड़ी परेशानी थी या कुछ को समझने में बड़ी आपत्ति हुई, तो उसको एक रूप बनाने के लिए प्रयास किए गए और वो रूप इस प्रकार से पारित किया गया कि ये मानक रूप कहलाएगा। ख़ास तौर से हम देखते हैं कि एक तो जैसे हम पहले से लिखते आ रहे हैं, जैसे ख लिखते हैं, तो अगर उसको मिला देते हैं लाइन से तो वो एक अलग प्रक्रिया में ख दिखता है, और र करके व लिखना भी ख माना जाता है। तो वो पढ़ने में कई बार आपत्ति दिक्कत होती हैं कि उसे र पढ़े या ख पढ़े। इन सब बातों को ध्यान में रखकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों को जो मानक स्वरूप निर्धारित किया, वह रूप इस प्रकार से हैं। हम इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से ये आया। ये जो स्वर रखे गए वो स्वर ये तय किए गए अ आ ई उ री ए ओ। इसके साथ ही हम मात्राएं देख रहे हैं। इन मात्राओं के
साथ ही हम अनुस्वार की बात करते हैं कि अंग जो अनुस्वार जो बिंदी ऊपर लग रही है अ के ऊपर वो अनुस्वार है, और नीचे देख रहे हैं हम विसर्ग जो अ के बाद जो दो बिंदु लगे हुए हैं ये विसर्ग कहलाता है। और उसके बाद अनुनासिकता चिन्ह है जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं अक्षर। और जो व्यंजन जो तय किए गए वो इस प्रकार से थे क ख ग ग ड़, च छ ज झ झ, ट त ट ठ ड ढ ण, ड और ढ भी, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व और ल कई बार ल की जगह ड़ भी लिखा जाता है, स श श ह। और इसके साथ ही संयुक्त व्यंजन थे श त्र ज्ञ और स्र। और हलन चिन्ह जो हम देख रहे हैं यहाँ ड़ के नीचे एक निशान लगा हुआ है ड़, ये हलन थे। और ग्रहित स्वर्ण थे अ जो अंग्रेज़ी से खास तौर से हमारे यहाँ आया था, ख ज फ, ये जो फारसी से कुछ आए हुए स्वर्ण थे ये इस हिंदी वर्णमाला में मानक रूप में तय किया गया। उसके बाद देवनागरी के जो अंक थे उनका जो रूप तय किया गया वो रूप इस प्रकार से हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो हम देखते हैं ऊपर देवनागरी के अंक दे रखे हैं और नीचे भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 जो शून्य जिसे हम कहते हैं ये इस रूप में यहाँ पर तय किया गया। तो ये जो रूप तय किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय रूप हमने यहाँ मान लिया। संस्कृत के लिए प्रयुक्त जो देवनागरी वर्णमाला में जो री और री तथा ल भी सम्मिलित थे, किंतु हिंदी में इन वर्णों का प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राज्य के प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकार कर सकते हैं। तो ये रूप था हमारा हिंदी मानक वर्णमाला का और मानक अंकों का।